दोस्तों नमस्कार। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र का मतलब जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। लेकिन मौजूदा दौर में यदि देखा जाए तो व्यवस्था यदि सत्ता के द्वारा सत्ता के लिए शासन व्यवस्था में तब्दील हो जाए तो निश्चित तौर पर देश की सुप्रीम न्यायपालिका को, उस लोकतंत्र के की सुप्रीम न्यायपालिका को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों की तरफ बढ़ना पड़ता है। और संवैधानिक उपचारों की प्रक्रिया के तहत ही महाराष्ट्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई विगत 16 मार्च को खत्म हो गई और अब जजमेंट का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के तहत जो लंबी बहस चली, उस लंबी बहस में जो जो पॉइंट्स उठाए गए, उन पॉइंट्स पर यदि आप नजर डालें तो एक तो गवर्नर का सवाल है, गवर्नर की भूमिका है कि गवर्नर ने किस प्रकार से विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया जब उन तक कोई समर्थन वापसी की चिट्ठी लेकर पहुंचा नहीं था। और भी कई सारे सवाल उठे जिन सवालों को लेकर सत्ता में बैठे हुए लोग निश्चित तौर पर परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन इस परेशानी के पीछे सिर्फ सत्ता ही नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो समय समय पर निर्णय दिए गए और उन निर्णयों के बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोगों को राज्य सरकारों की संवैधानिक व्यवस्था को चरमराने और तोड़ने के लिए जो लूप होल मिलता रहा, उस लूप होल के सहारे जो सियासत करने की कोशिश होती है, वो सियासत भी कहीं ना कहीं दांव पर है। तभी सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता हुआ नजर आया, आप सब ने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जब इस पूरे मामले पर बहस कर रहे थे, दलील पर दलील दोनों पक्षों की ओर से दी जा रही थी, उस दरमियान ये सवाल भी उठा कि जब शिवसेना में भी विधायक दल में विभाजन की औपचारिक मंजूरी जब तक नहीं मिली, फिर बहुमत का सवाल कैसे पैदा होता है। और जब बहुमत का सवाल पैदा नहीं हुआ तो फ्लोर टेस्ट हासिल करने के लिए क्यों कहा गया, और फ्लोर टेस्ट हासिल करने के लिए कहा गया तो उद्धव ठाकरे ने आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया, और जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया तो फिर किस बिना पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये सारे सवाल उठे और अब जजमेंट को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियों का दौर जारी है। देखिए जजमेंट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस दिशा में जाएगा, इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिन लोगों को भी रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस याद होगा, 2005 का केस, जब बिहार की विधानसभा को गठित होने के पहले ही भंग कर दिया गया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया था। बिहार विधानसभा भंग करने की जो कोशिश हुई थी, उस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दे दिया था। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह जोड़ भी दिया था कि चूंकि अब नए चुनाव की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लिहाजा यह फैसला भविष्य के लिए नजीर माना जाएगा। अब भंग हो चुकी विधानसभा को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में यदि नई सरकार के शपथ ग्रहण को यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख सुनवाई के दौरान दिखा, जिस प्रकार की तीखी टिप्पणियां महाराष्ट्र की तरफ से जो वकील पेश हुए, महाराष्ट्र के गवर्नर की तरफ से जो वकील पेश हुए, महाराष्ट्र की सत्ता और केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, उनकी उनके तर्कों के ऊपर जिस प्रकार की तीखी टिप्पणियां सामने आई, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि मौजूदा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। एकनाथ शिंदे के लिए सिर्फ सरकार का सवाल है तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सरकार की नाक और सरकार के साख, इन दोनों का सवाल है। और नाक और साख का सवाल यदि खड़ा हो जाए तो निश्चित तौर पर जजमेंट आने के पहले एक नए तरह की राजनीतिक कलाबाजी देखने को मिल सकती है, बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। नाक और साख का सवाल केंद्र सरकार के लिए मोदी सत्ता के लिए कैसे खड़ा होता है, तो दोस्तों मोदी सत्ता के लिए इसलिए खड़ा होता है क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर के बचाव में केंद्र सरकार के वकील उतरते हुए नजर आए, सत्ता पक्ष के वकील उतरते हुए नजर आए। और जिस प्रकार से गवर्नर ने अपनी भूमिका को महाराष्ट्र में, उनकी भूमिका जिस प्रकार से संदेह के घेरे में रही, उस पर मैं नहीं, इस देश का मीडिया नहीं, बल्कि मीडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान सवाल उठाए। तो सवाल जो भी उठे उस आधार पर जजमेंट कैसा होगा, इसकी सिर्फ हम इसका कयास लगा सकते हैं, कोई नहीं जानता जजमेंट कैसा होगा। लेकिन यदि सरकार के खिलाफ जजमेंट जाने की नौबत आती है तो इसकी आंच सिर्फ पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी तक नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की तरफ जाएगा जिस व्यवस्था को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सहारे संचालित करने की कोशिश हो रही है। और इस प्रकार की टिप्पणियां केंद्र सरकार को हास्यास्पद स्थिति में लाकर ना खड़ा कर दे, केंद्र सरकार को
केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बनकर ना खड़ी हो जाए, इसके लिए अभी से कोशिशें होनी शुरू हो गई है, ऐसा अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में सवाल है कि अगर असंवैधानिक सरकार, मान लीजिए कि जजमेंट आ गया कि सरकार असंवैधानिक है, तो जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यदि कह दिया संविधान पीठ ने कि सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया और सरकार ये संवैधानिक है, तो क्या होगा? तो क्या उस परिस्थिति में पुरानी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है तो अब उसकी वापसी तो हो नहीं सकती? फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिर राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद विधायक दल का रुख क्या होगा? शिवसेना के दोनों गुटों के विधायक क्या करेंगे? और क्या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि फिर से महाविकास आघाड़ी के पाले में विधायक दल का बहुमत खड़ा हो जाए? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बुरे सपने की तरह है। केंद्र सरकार की साख तो जाएगी ही, महाराष्ट्र की सत्ता में भी उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी की किसी अन्य रूप में वापसी हो सकती है। तो आज के घटनाक्रम पर यदि नजर रखी जाए, देश के गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में वो भाजपा के वहां के वरीय नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है कि अमित शाह कहां, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, 20-22 दिन अभी प्रचार, 24 दिन प्रचार बचा हुआ है, वहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन तमाम दूसरे राज्यों में सक्रियता बढ़ी हुई है। तो खैर, कर्नाटक का मुद्दा अलग है कि भाजपा ने वहां चुनाव के पहले ही हथियार तो नहीं डाल दिए, ये मुद्दा अलग है, इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा दिखाई दे रहा है वो यही है कि महाराष्ट्र के मामले में दिल्ली की साख कैसे बचे, इसको लेकर दिल्ली से मुंबई तक हलचल मची हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या सिर्फ एकनाथ शिंदे पर ही भारी पड़ सकता है, या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी भारी पड़ सकता है? ये सवाल सबसे मौजूद सवाल बना हुआ है। और जब ये सवाल सबसे मौजूद सवाल बन गया है, तो निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री का मुंबई दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस दौरे को सिर्फ बीएमसी के संभावित चुनाव के आईने में देखना निश्चित तौर पर सही नहीं है। इसलिए भी सही नहीं है कि आप देखिए, 1 महीने हो गए सुनवाई पूरी हुए, जजमेंट कभी भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। कोई नहीं जानता किस दिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, क्योंकि माननीय न्यायाधीश जिस दिन उचित समझेंगे उस दिन वो जजमेंट लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन उस जजमेंट की संभावना को देखते हुए जो विकल्पों पर विचार चल रहा है, उन विकल्पों में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, मैं आपको इन विकल्पों से रूबरू करा रहा हूं। पहली चीज कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी सुप्रीम कोर्ट यदि असंवैधानिक करार दे देता है, यदि असंवैधानिक कह देता है, तो उसके पहले ही क्यों ना महाराष्ट्र की सरकार को भंग कर दिया जाए, देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा ले लिया, एकनाथ शिंदे और उनके पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया जाए। और यदि एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा? एक दूसरा विकल्प यह है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश एकनाथ शिंदे की सरकार खुद ही कर दे। लेकिन इस संभावना में एक सबसे बड़ा पेंच यह है कि मान लीजिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं दिया कि यह सरकार असंवैधानिक है, तो फिर इस सरकार की विधानसभा भंग करने की सिफारिश कैसे संवैधानिक हो सकती है? ये और बड़ा सवाल है, ये और बड़ी पेचीदगी इस मामले में खड़ी होती है। फिर इसके साथ जब सरकार ही असंवैधानिक हो जाएगी और विधानसभा भंग यदि कर दी जाती है राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर, राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधानसभा को पुनर्जीवित भी कर सकता है। क्योंकि बिहार मामले में तो कोई सरकार नहीं गिराई गई थी और इस तरह का पहला मामला था, लिहाजा उस वक्त थोड़ी रियायत बरती गई थी, लेकिन दोबारा रियायत बरती जाएगी इसकी उम्मीद ना के बराबर है। क्योंकि जब बार बार रियायत ही बरती जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फर्क का मतलब क्या रह जाएगा? ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के विद्वान न्यायाधीशों को भी पता है। अब सवाल उठता है कि सरकार से भी पिंड छूट जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद किसी प्रकार की किरकिरी की संभावना को कम से कम किया जा सके और पूरा का पूरा मुद्दा भी खत्म हो जाए। अब इसके लिए कुछ लोग बता रहे हैं कि एक दूसरी संभावना पर विचार चल रहा है कि सरकार बिना विधानसभा भंग किए अपना इस्तीफा दे दे। क्योंकि यदि बिना विधानसभा भंग किए सरकार इस्तीफा देती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन लगेगा तो विधानसभा को भंग करना है या नहीं करना है, ये फैसला अगले 2 महीने में या संभवतः मानसून सेशन तक जाकर के संसद से राज्य विधानसभा को, जो कि जो प्रावधान है कि जब तक संसद से राज्य में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी नहीं मिलती
तब तक स्टेट की असेंबली को केंद्र सरकार डिसॉल्व नहीं कर सकती, केंद्र सरकार उस असेंबली को भंग नहीं कर सकती। तो एक ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच में यदि जजमेंट आ गया और उस जजमेंट में कहा गया कि नहीं, विधानसभा के अंदर सरकार बनाने की पॉसिबिलिटी और शिवसेना विधायक दल को लेकर के कोई बड़े फैसले लिए जाए, उस जजमेंट में शिवसेना विधायक दल की लेजिटिमेसी पे सवाल उठ गया, तब क्या होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक चीज तो दल बदल कानून जो एक 91st अमेंडमेंट है, उससे एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि शिवसेना के दोनों गुटों में से कोई एक गुट, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे गुट हो, किसी एक गुट की के विधायकों की सदस्यता तो जा सकती है। बगावत किसकी मानी जाएगी? जो गुवाहाटी गए उनकी मानी जाएगी या जो उद्धव ठाकरे के साथ रहे उनकी मानी जाएगी? प्रथम दृष्टया तो यही दिखता है कि जो गुवाहाटी गए उन्हें बगावती गुट माना जाएगा। लेकिन अब यहां चुनाव आयोग ने इस मामले को फंसा दिया। चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। अब जब असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया, तो फिर असली शिवसेना बगावती गुट कैसे हो सकती है? और जिन लोगों ने बगावत नहीं की, उनको बगावती गुट मान करके उनकी सदस्यता कैसे खत्म कर दी जाए? कम से कम सर्वोच्च न्यायपालिका इस तरह का आदेश तो नहीं दे सकता है, क्योंकि जो सबको दिखाई दे रहा था कि बगावत कौन कर रहा है और जो बगावती नहीं है उसे दल बदल कानून के प्रावधानों के तहत उसका गला रेत दिया जाए, इस तरह का फैसला तो निश्चित तौर पर नहीं आ सकता। और ये और बड़ा संवैधानिक संकट है कि आखिर असली शिवसेना कौन है? जो चुनाव आयोग कह रहा है वो है, या जिसने बगावत नहीं की, जो मुंबई में जमा रहा वो है? तो ये इस सवाल का जवाब भी संविधान पीठ के जजमेंट में नहीं होना तय है। कुल मिलाकर ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता न तो मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी सरकार को दिख रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, न एकनाथ शिंदे को दिख रहा है, और न ही महाराष्ट्र के राजभवन को दिख रहा है। क्योंकि इसमें सबने अपनी अपनी तरफ से पेंच फंसाने में कम या ज्यादा अपनी भूमिका का निर्वाह जरूर किया है। किसी ने रणनीति के स्तर पर किया है, तो किसी ने संवैधानिक प्रावधानों और मान्यताओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महाराष्ट्र के जजमेंट का असर किस पर होगा, तो प्रत्यक्ष तौर पर तो एकनाथ शिंदे सरकार पर कुछ ना कुछ असर होगा। लेकिन मत भूलिए कि ये पूरा खेल नई दिल्ली की निगरानी में हो रहा था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की, मदन मोहन पुंछी कमीशन की सिफारिशों के बावजूद राजभवनों का दुरुपयोग जो केंद्र के इशारे पर ही होता है, वो अब तक रुका नहीं है। जिसकी सरकार केंद्र में रही हो, चाहे वो झारखंड का सिप्ते रजी प्रकरण कांग्रेस के जमाने का रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड का प्रकरण रहा हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का प्रकरण रहा हो, और या फिर कर्नाटक में पिछली बार जिस प्रकार से खेल हुआ वो रहा हो, या हालिया मामला महाराष्ट्र का रहा हो, राजभवन की भूमिका निश्चित तौर पर बिना उनके आकाओं के द्वारा निर्देश प्राप्त किए हुए नहीं हो सकती है। तो ऐसे हालात में साख कैसे बचेगी, नाक कैसे बचेगी, और सरकार बचाने का सवाल तो साख बचाने और नाक बचाने के दौर में निश्चित तौर पर कोई नहीं सोच रहा है। न तो आज की तारीख में अमित शाह सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार कैसे बचे, न ही आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार कैसे बचे, और न ही इस सरकार को बचाने की प्रक्रिया को या बनाने की प्रक्रिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाने वाले, जो अंतिम समय में मुख्यमंत्री बनते बनते उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए, न ही वो देवेंद्र फडणवीस सोच पा रहे हैं कि सरकार की को बचाने से क्या फायदा है। जनमत उनके खिलाफ दिख रहा है। जितने दिन सरकार चलती जाएगी जनमत और खिलाफ होगा। तो जनमत से खिलवाड़ सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है। यहाँ संवैधानिक प्रावधानों से खिलवाड़ प्राइमरी मुद्दा है, और संवैधानिक प्रावधानों से खिलवाड़ के मुद्दे पर ही सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो फैसला देगा, ध्यान रखिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के अनुरूप, आम आदमी के मूल अधिकारों के अनुरूप, सीआरपीसी और आईपीसी यदि क्रिमिनल केसेज है तो उस मामले में उस अनुरूप चलती है। लेकिन जहां मामला देश की शासन व्यवस्था और संविधान का है, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति इस देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है। संविधान के संरक्षक का दर्जा उसे हासिल है। तो संविधान के संरक्षक का दर्जा होने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, उस दर्जे के साथ
जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है, उस जिम्मेदारियों के निर्वहन की प्रक्रिया में यदि चाहे केंद्र सरकार की साख पे बट्टा लगे, किसी राजनीतिक दल की साख पर बट्टा लगे, किसी राज्य सरकार की बलि चढ़ जाए, वो कतई मायने नहीं रखता। कई बार सुप्रीम कोर्ट ये बात स्पष्ट कर चुका है। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, यह निश्चित तौर पर इस पर सबकी नजर बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसा आता है। लेकिन आज अमित शाह मुंबई में है, सह्याद्री गेस्ट हाउस में एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ जो उनकी महत्वपूर्ण चर्चा होती है, और उस चर्चा के बाद जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, जो फीडबैक देते हैं, उसका क्या नतीजा होता है, वो भी आपको 24-48 घंटे में सामने आ जाएगा कि किस प्रकार का निर्णय लिया गया। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, संभावित निर्णयों के सामने, तो आने वाले समय में महाराष्ट्र पर जजमेंट आना है, क्या उसके सामने ढीठ की तरह पूरी तरह से चाहे जो भी फैसला आ जाए उसे झेलने के लिए तैयार खड़ी दिखाई देती है, यानी जो चल रहा है चलने दो, या बीच का रास्ता, जो केंद्र सरकार के पास भी वकीलों की फौज है, कानून भी, संविधान के जानकारों की फौज है, तो उनकी सलाह से कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ अगले 2-4-10 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो देखते हैं महाराष्ट्र का मामला कहां तक जाता है। फिलहाल तो ये लड़ाई साख और नाक बचाने की दिखती है, क्योंकि साख और नाक बचाने की लड़ाई में फिर सत्ता और राज्य की सत्ता में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, किसकी सत्ता बचानी है और किसकी नहीं बचानी है, वो मायने नहीं रखता। खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो, सुनवाई पूरी हो चुकी हो और जजमेंट कभी भी आ सकता हो। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, किस प्रकार से महाराष्ट्र की सियासत बदलती है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का जजमेंट महाराष्ट्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका से आता है, और उस जजमेंट का दिल्ली से मुंबई तक किस प्रकार का करंट देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।